नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज वनस्पति का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। अब इसमें साथियों समझने वाली चीज क्या है, वनस्पति के अंदर दो तरह के आंकड़े और आपके कंफ्यूजन कहाँ रहेगा उस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। समझने वाली चीज ये है कि इसमें ये होगा कि एक तो है वन रिपोर्ट 2019 और एक है प्रतिवेदन जो वन विभाग द्वारा ही जारी किया। आप यहां पढ़ पाएंगे वन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2019-20 के अनुसार। कल मैंने आपको वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़े बताए और आज ये आंकड़े हैं प्रतिवेदन जो 19-20 में दिया है वन विभाग ने। अब इसी वजह से जो है कंफ्यूजन रहता है और बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं तो कई बार समझ नहीं आता कि कहीं पे चूरू दे रखा है, कहीं पे जोधपुर दे रखा है, कहीं पे क्या है आंकड़ा, कहीं पे क्या है, आखिर में माजरा क्या है। तो माजरा ये है कि कहीं पे तो आपको बुक जैसे गाइड वाले ने दे दिया, स्पष्ट करके नहीं दिया और सीधे दे दिया, तो कहीं पे वन रिपोर्ट का आंकड़ा डाल दिया, कहीं पे प्रशासनिक प्रतिवेदन का आंकड़ा डाल दिया, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि दोनों आंकड़े ये थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। तो क्या है कि आंकड़े जैसे प्रतिवेदन बाद में जारी हुआ तो उसमें थोड़ा सा ये अलग से दे दिया। मैंने दोनों चीजें आपको अलग अलग दे रहा हूँ। वन रिपोर्ट के पहले वाली क्लास में दे दिए हैं और आज आपको वार्षिक प्रतिवेदन के आंकड़े बता रहा हूं 2019-20। उसके पहले साथियों बताना चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं, अब देखो जो ऐसा कोई कमेंट होता है नकारात्मक तो करता है ना, टेक्निकल टीम उसको मुझे बताए बिना ही उड़ा देती है, ब्लॉक कर देती है। लेकिन जो सकारात्मक बहुत सारे अपने तो मतलब 99% तो सकारात्मक और बहुत अच्छे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सारे पढ़ने वाले, बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी मैं आपको बताऊं हर लगभग 2 घंटे 3 घंटे में कमेंट्स चेक करता हूं, पढ़ता हूं सारे के सारे, एक भी कमेंट ऐसा नहीं जिसे मैं नहीं पढ़ता हूं, पढ़ता सारे हूं और सभी देखता हूं जितने भी मतलब अब जैसे वेल विशर बहुत सारे हैं तो सभी का मतलब नाम नहीं लिया जा सकता और सभी अब आपको तो जैसे दिखता है एक वीडियो और हमें जो कमेंट दिखते हैं वो सभी वीडियो पर एक साथ में दिखते हैं। तो मतलब हजारों की संख्या में होते हैं तो हर 2-3 घंटे में चेक करते हैं तब भी 400-500 कमेंट होते हैं। देखता सभी हूं, सभी पढ़ता हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। जो इतने वेल विशर है ना, आप देखो वेल विशर जितने हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, हौसला बहुत बढ़ाते हैं। आप कल की जो बात बताई थी इस वीडियो के अंदर ही, उसमें इतनी सारी मतलब दुआएं और इतनी सारी मतलब सपोर्ट मिला है कि सर आप बढ़िया कर रहे हो, आप तो बिल्कुल आराम से करो। और मैं भी यही चाहता हूं, मैं खुद ये आराम से अपने जितना जैसा बैच है जैसा चल रहा है वैसा ही चले और मैं पूरा कोर्स करवाऊं विद्यार्थियों को, मेरा प्रयास यही रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छी प्रतिक्रियाएं देते हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो अच्छा लगता है। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, शुरू करते हैं। आज के जो आंकड़े के अनुसार है साथियों, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र, अब इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि अब अपन ये वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3284 5.30 32,845 ऐसे याद रख लेना। अब इसमें हजार लाख वगैरह ऐसे आप याद रखोगे ना तो भूलने के चांस ज्यादा रहेगा। डिजिट में याद रखो, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी तरीके से इनको भी याद करो तो अपने प्रश्न वहां पे सही हो जाएगा। 32,845.30 किलोमीटर स्क्वायर ये है आपके अभिलेखित वन क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर आपको दिखता है तो बिल्कुल झिझकना ही मत, उदयपुर में वन क्षेत्र बहुत है तो उदयपुर ध्यान में रखें। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र पूछा जाए तो यहाँ पे भी आपके क्या आएगा, चूरू आएगा। जोधपुर का आएगा वो भी अभी मैं बताता हूं आपको, प्रतिशत के आधार पे जब पूछेंगे ना तब मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। प्रति व्यक्ति वृक्षावरण यहाँ पे कहा गया है 0.36 प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। कल जो प्रति व्यक्ति बताया था आपको 0.04, वो भी ध्यान में रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जिले के क्षेत्रफल के आधार पर नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। ये आंकड़े ऐसे हैं कि इतनी बेजामारी वाले, माथा पच्ची, दिमाग खराब हो जाता है। कभी ये आंकड़ा दे रखा, कभी ये, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब पूरी सब सटीक निकालने के लिए बहुत सारे सोर्सेस देखने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको तो मतलब ये यूं समझ लो कि छाना हुआ चीज मिल रही, छानी हुई मिल रही है, कचरा सारा निकल गया और छानी हुई चीज मिल रही है, उसको नोट करना है और सीधा याद करना है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छे आंकड़े हैं, इन्हें नोट कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। सभी बिल्कुल इस पे निष्कर्ष करके निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये है जिले के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो आ जाएगा आपकी प्रतापगढ़। अब ये लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज जो आधी क्लास देखते हैं और स्किप करके देखते हैं, देख लिया कहीं सर थोड़े से हटे साइड में स्क्रीनशॉट लेके लिख दिया और लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, समझे नहीं, तो फिर उनके गड़बड़ हो जाती है। आधी रोटी पे दाल नहीं लेनी, आधी रोटी पे दाल लोगे तो ढुलनी निश्चित है, ढुलेगी। इसलिए जब देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, ज्यादा आपका समय लेता नहीं हूं मैं, 25 मिनट 30 मिनट, हद से हद 35 मिनट,
लेकिन नोट्स बनाते हो तो आपके 1-1.5 घंटा पक्का लगता होगा, क्योंकि मैं भी शूट करता हूं, मुझे भी लिखना पड़ता है, तो मेरा भी समय जाता है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपका भी समय इसमें जाता होगा। तो ये समझने वाली चीज है कि जिले के क्षेत्रफल के आधार पर, जिले का जितना क्षेत्रफल है उसके आधार पर फिर प्रतिशत, उसमें कितने प्रतिशत वन है, और उसमें यदि वन क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए सर्वाधिक, तो फिर आपके आएगा प्रतापगढ़। इसको ध्यान रखें। अब यहाँ ये उदयपुर अलग हो गया और यहाँ पे ये प्रतापगढ़ अलग हो गया। अब उदयपुर और प्रतापगढ़ की दोनों की लैंग्वेज सीधा सीधा पूछा है तो आपके उदयपुर है, और ये लैंग्वेज आती है तो प्रतापगढ़ है। अब देखो, सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों के आधार पर, सैटेलाइट से जो चित्र प्राप्त होते हैं सीधे, उसके आधार पर भी कई बार पूछ लेते हैं, तो उसके आधार पर सीधे सीधे पूछे जाए कि सैटेलाइट से प्राप्त, इसके आधार पर आपके कितने हैं भारत के अंदर, तो 14%, और राजस्थान में ये 9.32% ये है। इसी प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर अपन पढ़ते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम वन भूमि वाले जिले। अब सर्वाधिक और न्यूनतम, इसमें ट्रिक बहुत जरूरी है, क्योंकि 33 जिले हैं, 33 में से अब सर्वाधिक याद रखना है, न्यूनतम याद रखना है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। उदय बीपी करे असर, उदय को बीपी करे असर। अब उदय को बीपी क्या असर करे? उदय जब नाम आया ऐसे ध्यान में रखना। देखो, वेलकम पिक्चर सबने देखी है, वेलकम मूवी सबने देखी है, उदय और मजनू सबको ध्यान है। अब उदय का जो काम है वो मजनू खराब कर देता था। क्यों? क्योंकि उदय, वो बताते ना, उदय का, उदय नाना पाटेकर था उसके अंदर, तो उदय वो बोलता है उसमें, आपने सबने देखा होगा कि जलता है साला मजनू, वो इसी तरीके से बोलता है। तो एक विद्यार्थी ने भी कमेंट किया था कल वाले वीडियो पे कि सर आप तो बिल्कुल आराम से पढ़ाइए, जो फफूंदे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जलता है साला मजनू, और बहुत मुझे हंसना आया उसको देखकर, और वही लाइन दिमाग में रह गई। और आज उदय आ गया है यहाँ, तो उदय आ गया है तो ध्यान रखना, जलता है साला मजनू, फफूंदों को जलने दो, अपन तो ऐसे ही पढ़ेंगे और आपके लिए क्लासेस ऐसे ही रहेगी। देखो, कोई कितना ही प्रयास करे गिराने का, अपन किसी को छेड़ नहीं रहे, अपन किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी के बीच में टांग नहीं अड़ा रहे। मैं तो सीधा ही विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूं, विद्यार्थी जो चाह रहे हैं वो दे रहा हूं, और विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है, दैट्स ऑल, बात ही खत्म बस। बाकी न तो किसी को फायदा हो रहा है मेरे से, न नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है तो विद्यार्थियों को हो रहा है, और मैं किसी का नुकसान करवाने के लिए यूट्यूब पे आया ही नहीं हूं, और मैं किसी का मतलब ये कहता ही नहीं हूं कि ये कोचिंग खराब है या ये किताब खराब है। या देखो, विद्यार्थियों की अपनी अपनी पसंद है। हाँ, अच्छी जिसकी चीज है वो बता देते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये प्रयास अच्छा कर रहे हैं। बाकी नेगेटिव न तो मैं किसी को कहता हूं, और क्या मतलब कहने से, वो सभी अपना प्रयास कर रहे हैं, सब व्यक्ति जो है अपना खुद का प्रयास करते हैं, इसलिए नहीं कहता हूं। तो विद्यार्थी जो का जलता है साला मजनू, वो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये उदय है, और जलता है तब मजनू ऐसे काम करता है तो उदय की बीपी हो जाती है हाई, तो उदय की बीपी असर करने लगती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्रमशः है ये, तो यहां आएगा आपके उदयपुर, उदयपुर बी से आएगा आपके 12, ठीक है। यहां बी से लेता हूं, आपके आएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इससे आपको लेना है करौली, करौली, और यहां से आपको लेना है अलवर। इस तरीके से आपको याद रखना है, उदयपुर 12, प्रतापगढ़, करौली, अलवर, उदयपुर 12, प्रतापगढ़, करौली, अलवर, ये ध्यान रखना है। ये तो है सर्वाधिक, यानी कि अवरोही क्रम है, इसको भी ध्यान रखें। ये जब भी आएगा तो अवरोही है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं आरोही अवरोही में, ध्यान रखना कि आरोही में 3 अक्षर है, यानी कि कम से ज्यादा की ओर चलेगा। अवरोही में 4 है, ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा से कम की ओर चलेगा। अब न्यूनतम में बात करेंगे तो आरोही क्रम होगा। ये भी तरीके होते हैं याद रखने का, ठीक है। अब जलता है साला मजनू, तब क्या करें, मजनू उसका दोस्त था, चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज, चेंज्ड। अब चेंज की कई जना कहे कि गुरुजी चेंज की स्पेलिंग चेंज यूं कौन लिखे, और मैं लिखा। कई जने कहते हैं कि ऐसे कौन करता है भाई, ऐसे मैं करता है यार। तो ये है, हंसी खुशी में याद करो। देखो, जीके जितना आराम से रिलैक्स होकर पढ़ोगे उतना ज्यादा। अब ये जलता है साला मजनू और उदय की बीपी होती है हाई, ये आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये चेंज कर दो, बस मजनू को ही चेंज कर दो, ठीक है ना। तो मजनू को चेंज कर दिया तो फिर आपने आ गया ये। अब देखो, कम में आपके आएगा चूरू, ठीक है। यहां से लेना है आपको हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यहां से आपको लेना है नागौर, बोल भी रहा हूं साथ में, ठीक है। यहां से आपको लेना है जोधपुर, और यहां से आपको लेना है दौसा। क्या लेना है?
दौसा। तो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा, ये जो है आपके आरोही क्रम है और ये है आपका अवरोही क्रम। और ये लगभग पांच पांच जिले ध्यान में रखें, पांच पांच ध्यान में रखोगे तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। आजकल पैटर्न ये है कि पहला छोड़ देते हैं, पहला छोड़कर दूसरे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरे से करे तो भी ये ट्रिक याद रखना, उदय बीपी करे हाई, उदय बीपी करे हाई तो बी से शुरू करना है। फिर यहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा घुमाते हैं प्रश्न को, बाकी ज्यादा कुछ भी बदलने वाला नहीं, थोड़ा सा घुमाते हैं, इसमें भी घुमा दे तो भी आप ध्यान रख सकते हो। और मैच वाले प्रश्न आते हैं तो मतलब एक भी या दो भी मिल जाते हैं, तब अपने लगभग लगभग अपन उत्तर के पास पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी का टाइम है, अब वो ढर्रे पर चलने वाली बात नहीं रही कि ढर्रे पर जैसे पहले चलते थे वैसे ही चल रहे, वो अब चेंज हो चुका है। अब आपको स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। तो बढ़िए स्मार्ट स्टडी की तरफ, लीजिए स्क्रीनशॉट और कीजिए नोट, आगे चलते हैं उसके बाद। साथियों आगे बढ़ते हैं अपने। अब वन रिपोर्ट 2017 की तुलना, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट निकाल देते हैं, इसलिए कठिन टॉपिक रहता है क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। आंकड़े बदलते रहते हैं तो हमें याद करने के दृष्टि से, मान लो कोई एग्जाम भी ज्यादा लंबा चल गया या हमने किसी एग्जाम की तैयारी की थी फिर वापस किसी कर रहे हैं तो बीच में आंकड़े परिवर्तित हो गए तो ये समस्या बनी रहती है। इसलिए 2017 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसके अंदर हुई, जहां पे वन थे उसमें सर्वाधिक वृद्धि की बात हुई है, तो वहां पे आपको याद रखना है बाड़मेर। सर्वाधिक वृद्धि जिसमें हुई है इन 2 साल के अंदर वो बाड़मेर के अंदर। सर्वाधिक कमी जहां हुई है उदयपुर। अब कई विद्यार्थी के दिमाग में यह आएगा कि सर सर्वाधिक वन उदयपुर में थे और कमी में उदयपुर कैसे आ रहा है, तो भैया जिसके पास ज्यादा हो गए उसके पास ही तो कम होगा, जिसके पास है ही नहीं मैंने कहीं कम हुई, तो ज्यादा थे तो कम भी ज्यादा हुए, है ना। किन पास जेब खाली है बिल्कुल कम कहीं हुई, और जेब में ज्यादा लाख रुपये 10,000 कम हो जा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है आपको, फर्क वनों में के कम होने पर तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इसके पास ज्यादा थे तो इसके पास में कमी हुई। जिले के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन प्रतिशत कहा, उदयपुर में। अब ये वापस लैंग्वेज के खेल है, देख लेना। और न्यूनतम वन प्रतिशत वही जिले के क्षेत्रफल के आधार पर, यहां पे आपके क्या आया है, जोधपुर। यहां पे चूरू नहीं आया है क्योंकि जिले के क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, तो यहाँ पे क्योंकि जोधपुर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यहाँ पे वन बहुत कम है, तो फिर जोधपुर का आया है। वनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, वनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 15वां स्थान है। यदि भारत का विश्व में पूछ ले तो ध्यान रखना भारत का विश्व में 8वां स्थान है, राजस्थान का यहाँ पे पूछते हैं तो 15वां स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल, वन मंडल पहले वाली क्लास में बता दिया, इसमें सबसे बड़ा वन मंडल वनों की दृष्टि से देखा जाए तो आपके उदयपुर है। यदि यही सबसे छोटा वन मंडल पूछते हैं तो फिर आपके 0 ही आएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर वापस क्षेत्रफल की बात आती है तब आपके जोधपुर आता है। अब क्षेत्रफल में जोधपुर बहुत जगह आएगा आपके, जब आप कल्चर पढ़ोगे, रियासतें पढ़ोगे, तब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे कि मारवाड़ रियासत बड़ी थी, प्राचीन में देखोगे तो मेवाड़ सबसे प्राचीन थी। तो जोधपुर और मारवाड़ ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की बात आती है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं ये इनसे लिंक जरूर रहेगा। तो ये थोड़ी सी एक कॉमन चीज है जो हमें ध्यान रखनी होती है कंपटीशन में। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां, अरे बारे पाली वाला क्यों कर रहे, झाड़ियां इतनी की करूंगी रे, सर्वाधिक झाड़ियां स्क्रब कहा जाता है इन्हें, तो सर्वाधिक झाड़ियां पाली में। वैसे यदि प्रतिशत पूछा जाए कि कितने प्रतिशत झाड़ियां हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो ये ध्यान रखना आप, ये लगभग है 1.39% झाड़ियां हैं टोटल, उसमें से सबसे ज्यादा पाली में। क्या करो रे, पाली वाला नाम खराब करो के। न्यूनतम झाड़ियां कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर न्यूनतम झाड़ियां है। वहां पे देखो खेत ज्यादा है, कृषि ज्यादा होती है, तो झाड़ियां जो है हटा दी जाती है, तो न्यूनतम स्क्रब या झाड़ियां पूछ ली जाए तो हनुमानगढ़ के अंदर है। एक ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान में अत्यधिक सघन वन का परसेंट कितना है, तो बिल्कुल कम ही है, देखो 0.02%। अत्यधिक सघन वन, अत्यधिक सघन वन में 0.02% ही आते हैं। ये आंकड़े भी महत्वपूर्ण है सारे के सारे, मतलब आंकड़े जितने बता रहा हूं सब महत्वपूर्ण है, वही बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपका बेशकीमती समय ले रहा हूं, तो बिल्कुल भी गलत चीज आप तक फॉरवर्ड नहीं करूंगा, वही जो इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं अपन वनों का वर्गीकरण। उससे पहले आप इन सभी को नोट कर लीजिए, इसके बाद अगली स्लाइड में हम वनों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। वनस्पति के अंदर साथियों ये वर्गीकरण बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आएगा, एक आगे प्रशासनिक वर्गीकरण आएगा वो।
इनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनने की संभावना रहती है। प्रश्न कैसे बनते हैं साथियों, या तो आपको पूछ लिए जाते हैं इनके परसेंटेज, या पूछ लिया जाता है कौन से सबसे ज्यादा है, कहीं से भी जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैंने सारणी यहाँ बना दी है और इसी को मैं समझाने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे याद भी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वनस्पति टॉपिक की दृष्टि से। तो ये कैसा वर्गीकरण है साथियों, सबसे पहले ध्यान देना, भौगोलिक लक्षण और वितरण के आधार पर, यदि और या फिर आपके प्रश्न डायरेक्ट भी पूछते हैं तो आप सीधा इस वर्गीकरण को उठाकर देखना। यदि आपको आरक्षित रक्षित वो वाले पूछेंगे तो उसमें प्रशासनिक वर्गीकरण होता है, और ये जो है भौगोलिक वितरण या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो भी इसी को ध्यान में रखना है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपके शुष्क सागवान वन, दूसरे नंबर पर है आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक वन, फिर है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। ध्यान देना शब्दों में, यहां है उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक वन, यहां भी उष्ण कटिबंधीय तो लिखा है लेकिन शुष्क मिश्रित पतझड़ वन लिखा हुआ है, तो इनमें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पतझड़ी वन अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो यह आपके मिश्रित पतझड़ वन पे ध्यान देना है आपको। शुष्क कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इस तरीके से आपको ये जो है वर्गीकरण आपको याद नाम रखने ही पड़ेंगे, और उसमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है। चलिए एक एक चीज को पढ़ते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 6.86। जो वनों का वर्गीकरण है उसमें से 6.86%, पूरे क्षेत्रफल का नहीं है, यहाँ जितने भी वन है उसमें से 6.86%, 86% जो है वो शुष्क सागवान वन है। इनको 80 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां 80 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनमें आपको आम, बरगद, गोंद, तेंदू, साल, गुलर वगैरह ये पौधे देखने को, पेड़ देखने को मिलते हैं इन वनों के अंदर। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय धोंक वन, इससे याद रखना कि सर्वाधिक वन जो है वनों में भी सर्वाधिक प्रकार के वो उष्ण कटिबंधीय धोंक वन है, और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं वो धोंकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय धोंक वन कहते हैं। और 58.11% सबसे ज्यादा रखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर आता है कि सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है। 58.11% से आपके ये धोंक वन वाला याद रखना है। इन्हें 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये अरावली व मैदानी भागों में पाए जाते हैं, तो अरावली में पूरे ये होंगे और मैदानी भाग के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो वृक्ष, सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं वो धोंकड़ा है। उसके बाद में आपके खेर, ढाक, पलास, साल, बांस आदि ये पाए जाते हैं। ढाक और पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जंगल की आग कहा जाता है, ये सभी ये वैसे मैं आपको वृक्षों से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो भी अगली क्लास में बताने वाला हूं, वनस्पतियां बताने वाला हूं वैसे सारी की सारी, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कौन से आते हैं वो ध्यान में रखें। इसके बाद में मैं आपको ये परसेंटेज याद करना बताऊंगा, ये पूरा समझाने के बाद कि इन परसेंटेज को कैसे याद रखना है। तीसरे नंबर का है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़, यहाँ पे इस शब्द को जरूर पकड़ना, मिश्रित पतझड़ वन है। 28.38 बिल्कुल आसानी से याद होने वाला आंकड़ा तो यही है, 28-38, 10 की बढ़ोतरी के साथ में दे दिया, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इन्हें होती है। मैदानी भाग में ये सर्वाधिक होते हैं। देखो वर्षा की अनुकूलता के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे होंगे। इसमें भी शीशम, गुलर, नीम, खस, सालर, बांस आदि पाए जाते हैं। वैसे नीम तो बहुत ज्यादा जगह पाया जाता है, तो नीम है, ये बाकी के पेड़ जो है इन पर आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर शुष्क कांटेदार वन। अब कांटेदार कहाँ होंगे? जहां वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा? जहां पे वर्षा कम होगी, तो वहां पे अपने पश्चिमी राजस्थान आप देखोगे कि कांटेदार जो है कैक्टस, थोर वगैरह ये सारे है, तो यहीं पे ये ऐसे वन पाए जाएंगे। वही बात है कि 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें ये कम वर्षा होती है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक पाया जाने वाला है खेजड़ी, आपका राज्य वृक्ष, और उसके बाद में इसमें आपके आ जाएगा थोर, कैक्टस आ जाएगा, और घासें आ जाएगी। आपके घासें में सबसे ज्यादातर आ जाएगी आपके दामन है, सेवण है, ये सारी घासें जो है वो ज्यादातर यहाँ पे पाई जाती है। तो ये शुष्क कांटेदार, कांटेदार से पता चल जाएगा कि ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर की बात हो रही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इस सदाबहार से पकड़ के रखना। सदाबहार यानी सदैव हरे भरे, कहाँ रहेंगे? जहां पे वर्षा ज्यादा होगी, जहां नमी ज्यादा होगी,
तो ये आपके आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जो आपके आबू पर्वतीय क्षेत्र इसके लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसलिए ये सर्वाधिक आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसमें आम, नीम, सागवान, जामुन, सागवान बहुत पाए जाते हैं यहाँ, और जामुन आदि ये पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारी 800 से ज्यादा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है माउंट आबू के अंदर। तो ये बहुत ही मतलब वनों की दृष्टि से देखो बहुत अच्छा, इसके ये सदाबहार वनों की दृष्टि से बहुत अच्छी अनुकूलता यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं कि ये तो सर आपने बता दिया सारा, और ये आप नोट करके पढ़ भी लोगे, व्यवस्थित पढ़ोगे, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। इसीलिए मैंने एक सारणी में पूरा इंक्लूड किया है। जब आप गाइड या बुक पढ़ते हो तो उसमें ऐसे दे रखा होता है, एक दे दिया, फिर बाद में दूसरा, फिर तीसरा। मैंने आपको बिल्कुल तुलनात्मक रूप से बता दिया, और ये एक पैटर्न होता है पढ़ने का। तुलनात्मक रूप से पढ़ी हुई चीजें नॉर्मली पढ़ी हुई से बनिस्पत ज्यादा याद रहती है, तो इसीलिए तुलनात्मक दे दिया था। एक ही स्लाइड पे सभी मिल जाएगा आपको, और ऐसे कैसे आपको बनाना भी है कॉपी के अंदर। अब याद क्या रखा गुरुजी, और सब रामायण तो थे 5 ली, याद करना सिखाओ। तो याद करना यूं है कि 6.86 686, सबसे पहले तो ये याद रखना। अब देखो कैसे याद रखोगे, धोंकवन सबसे ज्यादा है 5811, इसको आप याद कर लेना, 5811 वाले को याद कर लेना। धोंकवन सबसे ज्यादा 5811 ये याद करना है। इसके बाद में क्या करना है, 2838 ये भी याद हो जाएगा, इसमें भी समस्या नहीं आएगी। 58, 28 और 38 ये 8 वाले तो आपके समस्या करेंगे नहीं, ठीक है। इनको क्रम ऐसे याद रखना, इन नाम से क्रम याद रख लेना। उसके बाद में सारणी 2-4 बार देखोगे ना तो याद आसानी से होगी। अब कैसे कि 58, 28 और 38 ये तो आपके समस्या करेंगे कि 58 याद किया, उसके पास ही सर ने बताया था 28 38 था, 28 और 10 ज्यादा 38, तो ये भी आपके आंकड़ा याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा 5811। समस्या कहां है कि 686 626, इसमें भी देखो 2 जगह 6 है और यहाँ 8 है। इसमें भी देखो 2 जगह 6 है और यहाँ 2 है। कैसी 2 जगह 6 है, यहाँ 2 है। अब क्या करना है कि 6 है, 6 58 28, फिर वापस 6 और फिर 39, 0.39 है, ठीक है। अब 6 में से 6 गए तो पीछे बचे 0, 6 में से 6 गए पीछे बचे 0 और 0.39 ये याद रखना है। 3 याद रख लोगे ना तो 3 3 9 ऐसे याद हो जाएगा। तो अब समस्या कहां आएगी, कहीं नहीं आएगी। 686, 6 दोनों जगह बीच में 8 आएगा, 686, फिर 5811, फिर 28 38, फिर 6 26, फिर 0.39, बिल्कुल आसानी से। मतलब मैं बता रहा हूं ना, ऐसे कैसे आप अब यदि ये सुनने के बाद आप आंख बंद करके भी सोचोगे तो आपको सीधा सा नजर आएगा कि गुरुजी ने यहाँ पे 686 लिख रखा है, फिर 5811 लिख रखा है, फिर 28 38 लिख रखा है, फिर 6 26 लिख रखा है, फिर 0.39 लिख रखा है, और इस तरीके से गुरुजी ने याद करवा दी है। जने तो बसे कहे, जो कमेंट आया वो सही आया, जलता है मजनू साला, क्योंकि याद करवा देते हैं, और याद करवा देते हैं फिर बाद में धीरे प्रभाव देखो सब पे पड़ता है, सीधी सी बात है। तो ये चीज है 6। अब ये देखो आंकड़े आपको हाथों हाथ, मैं कोशिश यही करता हूं साथियों, जितना हो सके आपको याद करवा दूं, और याद किया है तो फिर प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। फिर उसके बाद में हाँ, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि गुरुजी आप साप्ताहिक टेस्ट लो, ये लो, देखो व्यस्तता इतनी है, हकीकत बता दूं मैं 4 से 4.5 घंटे, 5 घंटे भी नहीं हो पाते, 4 साढ़े 4 घंटे ही सो रहा हूं अभी तो। आप और टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है, चिंता मत करो, टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है, और काम इस पर भी थोड़ा सा और समय लगेगा टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि ऐसे ही आपके सामने फेंकनी थोड़ी है कि ये ले लो टेस्ट सीरीज आगे, टेस्ट सीरीज आगे, ले लो ले लो ले लो, ऐसे नहीं है। भले ही मतलब कम विद्यार्थी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को मुझे स्तरीय बनाना है, उसमें पूरी गुणवत्ता देनी है, इसलिए समय मैं पूरा लूंगा, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला हूं। ऐसे का ऐसे जो मैं 1 लाइनर, देखो 3-4 प्रोजेक्ट मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे और चल रहे हैं, वो मैं बता रहा नहीं हूं, अभी जैसे जैसे ओपन होंगे बताता जाऊंगा, लेकिन 1 लाइनर वाला मैं हमेशा से आपके साथ में साझा किए, और उसमें भी पूरा समय दे रहा हूं मैं, और उसके लिए तो मतलब आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा, और मिलेगी चीज ऐसी कि दिल खुश हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज के संबंध में ये निकाल देना बात दिमाग से भी कि क्या पता गुरुजी टेस्ट सीरीज में हमसे बहुत ज्यादा फीस वगैरह नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं थे, मतलब एक टाइम तो नाश तो करो नहीं, वही समझ लीजिए कि एक टाइम नाश तो नहीं करियो, बस पूरी टेस्ट सीरीज था ना वो जी, बस और क्या कर सका रहे, इतो ही कर सकूं मैं, बाकी ज्यादा करियो न कोई उठा ले, क्योंकि ज्यादा मतलब क्या है आपको पता ही, आप देखो कमेंट आने लग गए कैसे कैसे। तो बस आपके हित में तो काम ऐसे ही करेंगे,
बाकी अपनी परवाह नहीं है। जो भी विद्यार्थी के हित में किया है काम, तो विद्यार्थी अपनों को पता है कि विद्यार्थी अपने सपोर्ट में है। और सबसे बड़ी पावर आज की तारीख में मेरे लिए मेरे विद्यार्थी है जो चैनल से जुड़े हुए हैं और विश्वास जताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसे नोट कर लो, सारणी को स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से अच्छे से बना देना और बढ़िया से नोट कर लो। अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।